हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन विधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आप पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि चंद 6 महीने के बाद आपका है ना घमासान युद्ध शुरू होने वाला है, जिसका बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक का भी बोर्ड एग्जाम है और इंटर का भी बोर्ड एग्जाम है। तो आशा करता हूं सब जबरदस्त तैयार तरीके से आप तैयारी करें। लेकिन आपकी इसी तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं प्रतिदिन आपके लिए जबरदस्त क्वालिटी से भरा हुआ एनसीईआरटी प्लस केसी सिन्हा प्लस और भी दूसरे टीचर के द्वारा यहाँ पे आपके लिए एकदम जबरदस्त तैयारी करवाई जा रही है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में नंबर लाकर, जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने मैथ पढ़ाता हूं, और जब मैं हूं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड की बिल्कुल तैयारी आपको 100/100 की तैयारी आपकी होने वाली है। एकदम 100/100 का तैयारी होने वाला है। 100/100। केवल आप इस चैनल से बने रहे, जुड़े रहे इस चैनल से। आपको एकदम एनसीईआरटी का और केसी सिन्हा का एक मैथ का एकदम सॉल्यूशन आपको आसान शब्दों में यहां से दिया जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग वास्तविक संख्या का चैप्टर 1.1 को पूरी तरह से आज फिनिश करने वाले हैं। फिनिश करने का मतलब खत्म, सॉर्ट आउट करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग पिछले 2 लेक्चर में देख चुके हैं। आज के लेक्चर में कुछ खास खास क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशंस को, जिसमें से एक ऐसा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिसको ज्यादातर बच्चे लोग इसको एकदम कठिन समझते हैं कि सर ये कैसे बनेगा, है ना। हालांकि जितना ये दिख रहा है उतना ये कठिन है नहीं, बशर्ते कि कुछ कुछ बातों को यदि आप इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान में रखेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक जो सम पूर्णांक होगा वो 2q के रूप का है, एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q + 1 के रूप का है। यहाँ पे सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले 2 बात आ रहा है, 3 चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहला जो चीज है वो है पूर्णांक, दूसरा है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और तीसरा क्या है, सम धनात्मक, है ना। एक है सम धनात्मक और दूसरा है विषम धनात्मक, विषम धनात्मक। अब ये तीनों में फर्क, पूर्णांक का मतलब क्या होगा, पूर्णांक किसको कहेंगे, है ना। पूर्णांक किसको कहेंगे, 0 आए जिसमें 1 आए, 2 आए, 3 आए, और माइनस का भी 1, माइनस का भी 2, माइनस का भी 3, इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक निगेटिव में भी रहता है, पूर्णांक पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही रहता है। लेकिन यदि बात सम धनात्मक की जाएगी तो सम धनात्मक सिर्फ और सिर्फ सम संख्या को लिया जाएगा। जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और भी बहुत सारी संख्याएं आएंगी 2 के मल्टीप्लीकेशन में, है ना। और जहां पे विषम धनात्मक की बात की जाए तो विषम धनात्मक करने का मतलब 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा। उसी तरह से ये भी। तो यहाँ पे पूर्णांक समझ गए, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है वो समझ गए, और विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है वो भी आप समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक जो सम पूर्णांक, यानी सम जो पूर्णांक है वो 2q के रूप का होगा, और विषम जो धनात्मक पूर्णांक है वो 2q + 1 के रूप का होगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि 2 से इसमें भाग लगाएं और ये कट जाए तो समझ जाएंगे कि ये कैसी संख्या है, सम धनात्मक, और इसमें यदि भाग लगाने के बाद नहीं कटे तो ये विषम धनात्मक होगा। लेकिन अब बात आता है कि इसको बनाएंगे कैसे, है ना। तब बनाने का प्रोसेस और प्रक्रिया ध्यान से देखिएगा, है ना। एकदम अगले 5 से 7 मिनट आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले चूंकि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या है, तो आइए सबसे पहले इसको हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल शुरू करने से पहले हम लोग हल लिखते हैं, या उसको सॉल्यूशन या हल लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखना होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए तथा बी
दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक के लिए Q तथा R दो पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि A बराबर BQ प्लस R। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। ये स्टेटमेंट से ही ये क्वेश्चन शुरू होगा। तो एक चीज क्या आ गया कि A बराबर BQ प्लस क्या आ गया R, जहां पे एक चीज और इसमें ध्यान में रखना है, जहां R जो है वो हमेशा 0 के बराबर होगा, R जो है हमेशा 0 के बराबर होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है ना। इसके बारे में यदि और डीपली जानकारी लेना हो, है ना, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे मैथ वास्तविक संख्या करके एक वहां पे यूट्यूब पे पढ़ाया जा चुका है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इसके बारे में एकदम डिटेल जानकारी आपको दिया गया है। आप वहां पे जाइए, उसको देखिए, तब यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अन्यथा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरी तरह से इसको समझा दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या है, टू। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, ए का वैल्यू हम लोग को धनात्मक सम पूर्णांक, ये ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो भी आपका ए का वैल्यू निकालना है। और यहाँ जो क्यू के साथ में जो टू जो लगा हुआ है वो हमेशा वो बी का मान होता है, तो बी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू जो है वो बी का मान हमेशा रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि b बराबर कितना, 2, तो b बराबर जब 2 हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 2q प्लस क्या हो जाएगा, r। a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2q प्लस r। अब जब a जो 2q प्लस r का होगा, इसका मतलब क्या है कि r जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और b का वैल्यू कितना है, 2। हमेशा याद रखिए, Q का जो कोफिशिएंट होता है, Q का जो वहां पर जो गुना के रूप में होता है, उसको हम लोग B कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका B के जगह पे क्या लिख देंगे, 2। अब यहाँ पे देखने की जरूरत है, R का जो मान होगा वो 2 से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि R जो होगा वो किसके बराबर होगा, या तो 0 हो जाएगा या तो 1 हो जाएगा। यानी R का दो वैल्यू लेकर के हम इसको क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो 2 बार हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। लिखेंगे, यदि फर्स्ट केस में, यदि पहला केस में, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि r बराबर पहले 0 ले लेते हैं, r बराबर यदि हम 0 ले लेते हैं तो a का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर आपका क्या है, 2q प्लस r है। a बराबर अपना क्या है, 2q प्लस r। तो r का वैल्यू तो 0 लेना है, तो 2q प्लस 0, यानी कि a बराबर अपना क्या हो गया, ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, 2q। a बराबर क्या आ गया, 2q। अब यहाँ पे a का जो वैल्यू 2q आ गया, यदि हम 2q को यदि हम 2 से भाग देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे, चूंकि 2q 2 से क्या है, विभाज्य है, 2q 2 से विभाज्य है। अब कोई संख्या जब 2 से कट जाती है, इसका मतलब है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः 2q एक ऐसी संख्या होगी, सम संख्या, सम धनात्मक पूर्णांक होगा, सम धनात्मक पूर्णांक है। तो r बराबर जब मैंने 0 रखा तो 2q का जो वैल्यू आ गया, 2q का जो मान आ गया, एक तरह से एक सम धनात्मक पूर्णांक आ गया, है ना। अब यहाँ पे r का वैल्यू 0 और 1 है ना। 1 रख करके देखते हैं, पुनः लिखेंगे, यदि r बराबर यदि हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो मेरा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर जो हो जाएगा वो 2q और प्लस r का वैल्यू 1 है,
तो यह 1 रखेंगे, यानी a बराबर ओवरऑल मेरा क्या आ गया 2q प्लस 1 आ गया। अब सोच के देखिए कि यदि इसमें 2 से भाग लगेंगे तो क्या ये पूरा पूरा कटेगा? जी नहीं, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यहाँ पे 1 है। यदि इस तरह से रहता 2q प्लस 4 यदि रहता तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेते, बच जाता q प्लस 2, और 2 से यदि काटते तो 2 से 2 पूरा का पूरा क्या हो जाता, कट जाता। लेकिन ये अभी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि वहां पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि 2q प्लस 1 2 से नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब जब 2q प्लस 1 2 से प्यारे बच्चों विभाज्य नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? ये आता है 2q प्लस 1 एक कैसा धनात्मक विषम संख्या है। आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। कह रहा q एक पूर्णांक है और उस पूर्णांक के लिए धनात्मक q के रूप का होगा। अब जो धनात्मक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। अब बताइए जो 2q के रूप का आया है वो धनात्मक सम धनात्मक आया है, और जो 2q प्लस 1 का जो आया है वो एक धनात्मक विषम पूर्णांक। बस यही तो चेक करना था, है ना। तो आशा करते प्यारे बच्चों इसको देखिए, समझिए इसको, एक नहीं दो नहीं 3 बार। हालांकि इसमें किसी प्रकार का कोई जान नहीं इस क्वेश्चन में, केवल और केवल इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इस स्टेटमेंट। अब आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे r का वैल्यू 0,1 कैसे लाए, तो हमेशा ध्यान में रखिए जो q के साथ जो क्वेश्चन में या तो यहाँ पे q रहे या तो m रहेगा, है ना। तो q के साथ जो गुना में रहता है वो हमेशा b का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? b का वैल्यू। तो यहाँ पे इसीलिए देखिए a बराबर, पहले मेरा bq प्लस r था, b के जगह पे हमने क्या रखा 2 रखा, और इसमें जब b का वैल्यू 2 रखे तो मेरा पता चला कि r का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और 2 से कितना छोटा है। तो r का वैल्यू जब 0 या 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो 0 हो जाएगा एक r का मान, और 2 से छोटा है यानी r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तब यहाँ से 0 भी रख के देखे हम और r का वैल्यू 1 भी रख के देखे, और जब 0 रख के देखे तो सम संख्या आ गया, और r का वैल्यू 1 रख के देखे तो कैसे संख्या आ गया? विषम संख्या आ गया। मतलब यही आपको क्या करना था? चेक करना था। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, चलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन भी एकदम सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखिए, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q प्लस, जहां क्या है, जहां का जहां q क्या है? पूर्णांक है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसी तरह से जो यूक्लिड का जो लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे विभाजन प्रमेयिका से। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाया जाता है। तो लिखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, इस प्रकार दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, सॉरी यहां पे लिखेंगे के लिए q तथा r इस प्रकार दो पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या है कि, है ना, कि a बराबर जो होता है वो bq प्लस क्या होता है? r होता है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। a बराबर bq प्लस क्या होता है? मतलब जैसे इसको समझ जाते हैं थोड़ा देर के लिए, जैसे मान लीजिए 3 से यदि 5 में हम भाग दें, 3 से 5 में क्या करें? भाग दे, तो ये एक बार में लगेगा, और एक बार में लगेगा तो शेष कितना बचेगा? आपका शेष बच रहा है यहाँ पे 2। मतलब ये जो 5 जो है ना वो a का वैल्यू है, ठीक है, और ये q है,
और ये रिमाइंडर r है और ये जो है आपका b का वैल्यू है। मतलब 5 जो होगा वो b इंटू क्यू, देखिए b क्यू है ना, 3 इंटू 1 और प्लस क्या है 2, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे, यही है यूक्लिड विभाजन, माने इस फॉर्मेट पे ये होता है। ठीक है, चलिए तो इसको हमारी काम की चीज नहीं, इसको हम हटाते हैं। ठीक है, जो जरूरी है उसको आगे लेकर के पढ़ते हैं। अभी हमने क्या बताया क्वेश्चन में कि यहां से आप b का मान पता कर लिए, बस आपका काम हो गया। देखिए तो b का मान क्या आ जाएगा, b का मान आपका 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत बता, q से जो गुना होता है, q का जो गुणांक होता है वही b का वैल्यू होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि b बराबर कितना 4, तो b बराबर जब 4 हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 4। b 4 कहां से ला रहे हैं, q का जो गुणांक है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, b कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 4q प्लस क्या हो जाएगा r। अच्छा एक चीज और यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था, क्या कि आता है यहाँ पे लिखना चाहिए कि r जो है वो 0 से हमेशा बड़ा या 0 के बराबर और हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज हम लिखेंगे, दोहराने वाले हैं कि r जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b का वैल्यू कितना है 4 से हमेशा ये क्या होगा, छोटा होगा। अब 4 से छोटा और 0 से बड़ा, इसका मतलब कि r का वैल्यू 2 ठो यहाँ पे आ जाएगा। r का वैल्यू कितना, वैल्यू 2 नहीं, यहाँ पे कितना होगा, एक 0 हो जाएगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा, यानी 0 1 2 3, यानी कि r का यहाँ पे 4 मान आ गया, यानी कि 4 बार r का 4 वैल्यू रख करके इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। ठीक है, r का 4 वैल्यू यहाँ पे रख करके हल करने वाले हैं। आइए इसको हल करते हैं, इसको थोड़ा सा और इसको जगह नहीं है ना, चलिए इसको हल करते हैं। अब r का पहले सबसे पहले 0 रखेंगे, है ना, सबसे पहले पहला में क्या लिखेंगे, यदि r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर कितना लेंगे, 0 लेंगे, तो मेरा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बराबर क्या 4q प्लस r है, तो 4q और प्लस r के जगह पे 0 रखेंगे तो 0, यानी कि a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 4q। अब आप ही बताइए कि 4q में यदि 2 से भाग देंगे, है ना, देख लीजिए ना, 4q में यदि 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 r में कट जा रहा है, यानी कितना आ जा रहा है, 2q आ रहा है, यानी 4q 2 से डिवाइड है। लिखेंगे चूंकि 4q जो है वो 2 से क्या है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अतः 4q एक कैसी संख्या होगी, सम धनात्मक पूर्णांक होगी। जब ये कब आया, जब हम r का वैल्यू कितना ले ली, 0 ले, लेकिन इसमें अभी r का वैल्यू 3 वैल्यू और लेना, 3 मान और लेना है ना। आइए थोड़ा इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब दूसरा केस में लिखेंगे, यदि r बराबर कितना लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पे r का वैल्यू कितना आ गया 1, r बराबर 1 लेंगे, तब मेरा a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा क्या 4q प्लस 1। अब बताइए तो 4q प्लस 1 को यदि 2 से भाग देंगे तो कटेगा कुछ, हाँ 4q प्लस 1 के जगह पे यदि 4 रहता तो 4 कॉमन कर लेते और q प्लस क्या हो जाता 1 हो जाएगा, 2 से यदि काटते तो ये 2 बार में कट जाएगा, लेकिन 4q और प्लस 1 ये कटने वाला नहीं है। अब जब नहीं कटने वाला है तो क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं कि चूंकि 4q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। जब नहीं है तो क्या लिख सकते हैं कि अतः 4q प्लस 1 कैसा पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसी तरह से फिर चेक करेंगे, अब r बराबर 2 रख के देखते हैं, है ना। तीसरा कंडीशन में क्या रखेंगे,
यदि r बराबर कितना रख के देखेंगे, 2 रख के देखते हैं, तो r का वैल्यू 2 रख के देखिए तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर अपना आ जाएगा 4q प्लस 2। अब देखिए तो 4q प्लस 2 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, 4q प्लस 2 बटा 2 क्या हो जाएगा, 2 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 2q प्लस 2, जो कि 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको रफ में करने की चीज है, लिखेंगे कि चूंकि 4q प्लस 2 से क्या है, भाज्य है, 2 से भाज्य है, तब भाज्य है तो आता लिख सकते हैं, आता है 4q प्लस 2 कैसी संख्या, सम धनात्मक पूर्णांक होगा, है ना। देख रहे हैं 4q प्लस 2 सम धनात्मक पूर्णांक होगा, लेकिन क्वेश्चन में मेरा क्या कह रहा था कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 एक किस रूप का, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 4q प्लस 1 कैसा आ गया, धनात्मक विषम पूर्णांक तो आ ही गया है, लेकिन 4q प्लस 2 धनात्मक। अब तीसरा केस को चेक कर लेते हैं। तीसरा केस में यदि हम r बराबर कितना ले लेते, एक पॉइंट और लेना था, r बराबर 3 लेना था, r बराबर 3 ले लेंगे तो मेरा a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4q और प्लस क्या आ जाएगा 3, a बराबर क्या आ जाएगा 4q प्लस 3। तो a बराबर जब 4q प्लस 3 आएगा तो 4q प्लस 3 तो कटेगा नहीं, कि कुछ कॉमन तो होने वाला नहीं है, इसीलिए 4q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4q प्लस 3 में ऐसा कोई कॉमन पार्ट है ये नहीं है, यानी कॉमन करेंगे तो 2 से कटना चाहिए, तो कॉमन तो होगा नहीं, 4q प्लस 3 में 2 कॉमन तो होगा नहीं ऊपर में, तो भाज्य नहीं है, तो अतः लिख सकते हैं, अतः 4q प्लस 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक, तो देखिए तो 4q प्लस 1 विषम आ गया और 4q प्लस 3 भी कैसा आ गया, विषम। तो इसको ओवरऑल लास्ट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः q किसी पूर्णांक के लिए 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगी। देख रहे हैं, एकदम इसी तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, एकदम पार्ट बाय पार्ट इसी तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, लेकिन इसमें इस स्टेटमेंट का रोल बड़ा महत्व है ना। इस स्टेटमेंट को याद रखिए, बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आंसर एकदम 1 नंबर भी आपको यहां से कटने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन से बच्चे बहुत ज्यादा घबराते, लेकिन घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आप देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। तो इस तरह से आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है ना, पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जब दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से क्या कर सके, माप सके। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं दो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि 2 चीज को ध्यान में रखना, सबसे पहला क्या ध्यान में रखना है, यदि क्वेश्चन में कहे महत्तम कहे या अधिकतम कहे या बड़ी से बड़ी कुछ भी कहे, मतलब महत्तम बड़े से बड़े की बात जब करेगा तो वहां पे आपको बस ध्यान में ही रखना कि वहां पे हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। और दूसरा बात क्या ध्यान में रखना है, यदि क्वेश्चन में लघुत्तम कहे या न्यूनतम कहे या छोटी से छोटी, मतलब ऐसा लगे जैसे कुछ छोटे बात किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, LCM यानी लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, जब महत्तम अधिकतम बड़ी से बड़ी कहेगा तो HCF ज्ञात करेंगे, और जब क्वेश्चन में लघुत्तम न्यूनतम और जब छोटी कहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं,
एलसीएम। तो आइए क्वेश्चन में देखते, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पात्र की देखिए महत्तम धारिता निकालना है। महत्तम कह रहा, तो महत्तम का मतलब क्या निकलेगा, HCF निकलेगा, और वही HCF जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, बस इसको ध्यान में रखना है कि जब महत्तम कहे, अधिकतम कहे और बड़ी से बड़ी कहे तो उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, बनाने का क्या तरीका है, तो बनाने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। देखिए क्या बनाने का तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है पहले पात्र में दूध की मात्रा, पहले पात्र में दूध की मात्रा। इसी तरह से एकदम हूबहू लिखेंगे, पहले पात्र में दूध की मात्रा कितना, 250 लीटर है ना, और दूसरे पात्र में दूध की मात्रा क्या है, दूसरे पात्र में दूध की मात्रा क्या है प्यारे बच्चों, दूसरे पात्र में दूध की मात्रा है 425 लीटर। ठीक है, 425 लीटर दूसरे पात्र में। अब दूसरे पात्र में जो 425 लीटर दूध है ना, उसको महत्तम है तो HCF निकालेंगे, तो क्या निकालना है, लिखेंगे आता है ना, लिखेंगे पात्र की महत्तम धारिता, पात्र की महत्तम धारिता। तो पात्र की महत्तम धारिता क्या हो जाएगा, दोनों का HCF, किसका है ना, HCF क्या लिखेंगे, 250 लीटर तथा 425 लीटर का HCF, दोनों का HCF निकाल देंगे। अब यहाँ पे HCF निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग ही करें, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बता रखा नहीं, देख तो रहा नहीं है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल करना चालू करेंगे, 250 से हम लोग भागा दे देंगे किसमें, 425 में। ये एक बार में लगेगा क्योंकि दो बार में तो 500 हो जाएगा है ना, तो 250 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 175 बचेगा। अब फिर से हम लोग 175 में भाग देंगे है ना, 175 में किसमें भाग देंगे, 250 में, ये पुनः एक बार में आएगा है ना, 175 से 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 14 में से 7 गया 7 बचेगा। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, कट गया है ना। अब पुनः फिर से हम लोग भाग देने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग भाग देंगे किसमें, 75 से भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, 175 में, सॉरी 175 में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, तो ये 2 बार में लगेगा, कितना, 150 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका शेष कितना बच गया, 25 है ना। अब जब शेष 25 बच गया तो पुनः हम लोग क्या करेंगे, भाग देने वाले हैं। अब 25 से भागा देंगे किसमें, 75 में भाग देंगे, अब 25 से 75 भाग देंगे, 25 तिया 75, ये पूरा का पूरा 25 बार में क्या हो गया, कट गया, 25 तिया 75, यानी 3 बार में पूरा। और जो लास्ट में जो कट जाता है ना प्यारे बच्चों, वही HCF होता है ना, पिछले कक्षा में हम इस चीज को बताए थे। तो यहाँ पे लिख देंगे, आता है पात्र की महत्तम धारिता बराबर क्या हो जाएगा, आपका 25 लीटर हो जाएगा, पात्र की क्या हो जाएगा, महत्तम धारिता हो जाएगा। आप देख लीजिए बिल्कुल हूबहू, यदि क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, आइए आज इस चैप्टर को फिनिश करने वाले, इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है ना, उन 2 क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहते हैं एक आयताकार सतह की लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई, एक आयताकार सतह है ना, जिसकी लंबाई दी और चौड़ाई दिया हुआ है, इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स, यानी समझिए इस तरह का, ये आपका आयताकार सतह है ना, और इस सतह पर, संपूर्ण सतह पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, समान साइज का इस तरह का वर्गाकार टाइल्स, मतलब कि आपको बिछाना है इस तरह से, समान साइज का वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। तो कह रहा है कि टाइल्स का माप निकालना है, टाइल्स का क्या निकालना है, तो हमेशा याद रखिए, यदि फर्श वर्गाकार हो
और उस सॉरी फर्श आयताकार हो और उसके ऊपर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो फर्श की लंबाई और जो चौड़ाई है उसका हम लोग क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। तो जो HCF आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, वर्गाकार टाइल्स की क्या आ जाएगा, माप आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हल, है ना, क्या लिखने वाले हैं, हल। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, आयताकार, आयताकार फर्श की, आयताकार फर्श की लंबाई कितना दिया बाबू, 4661 मीटर, है ना, और चौड़ाई क्या दिया हुआ है ना, चौड़ाई क्या दिया हुआ है, 3318 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको मिटा देते, इसको समझाने के लिए किए थे। अब चूंकि इस पर वर्गाकार टाइल्स की माप निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे वर्गाकार, वर्गाकार टाइल्स की माप बराबर। तो अभी क्या बताए, वर्गाकार टाइल्स की जो माप, उस फर्श पे जो वर्गाकार टाइल्स जो लगेगा वो क्या होगा, वो आपका लंबाई और चौड़ाई जो दिया उसका HCF जो होगा ना, वही वर्गाकार टाइल्स की माप होगा। तो वर्गाकार टाइल्स की माप बराबर लिखेंगे 4661 तथा 3318 का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो आइए दोनों का HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालेंगे, 3318 में हम लोग किससे भाग देने वाले हैं, 4661 में हम लोग भाग देने वाले हैं 3318 से। तो जाहिर सी बात है कि ये एक ही बार में लगेगा, है ना, कितना बार में लगेगा, ये एक बार में लगेगा, एक बार में आपका हो जाएगा 3318। ठीक है, ये घटाइए अच्छे से, इत्मीनान से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11 में से 8 ये कितना बचेगा, 3 आपका बचेगा, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 1 जगह तो 4 बचेगा, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 3 जगह तो 3 बचेगा, और 4 में से 3 ये 1343 आपका क्या बचेगा। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः आपका ये होने वाला है, देख लीजिए, पुनः अब यहाँ पे भाग लगेगा। अब ये 1343 में भाग लगेगा किसे, 3318 में भाग लगने वाला है। तो 2 बार में लगेगा, 3 बार में तो 39 हो जाएगा, 2 बार में लगाते हैं तो 2 बार में हो जाएगा 13 दूना 26 और 43 दूनी 86 हो जाएगा, 2686। इसको घटाइए, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और इधर से एक पैसा लिया, 8 में से 6 जाएगा 2 बचा, और 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 632, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करने वाले, पुनः भाग लगेगा, है ना, पुनः अगर किसमें भाग लगने वाला है, अगर भाग लगने वाला है 632 से भाग लगेगा किसमें, 1343 में भाग लगेगा, 1343 में। तो 632 से 2 बार में लगेगा 1264, कितना बार में, 2 बार में आपका हो जाएगा 1264। घट के कितना बचेगा, 13 में से 4 गया 9, और 13 में से 6 जाएगा 7, 79 आपका घट के बचेगा। अब 79 से पुनः भाग लगने वाला है, 79 से किसमें भाग लगने वाला है, देखिए 79 से भाग लगने वाला है 632 में, 632 में। तो 79 से शायद कितना बार में, 8 बार में कटेगा, है ना, 8 नमा 72, यानी कि 632 आपका ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 79 बार में ये कट गया। ये जो 79 आया यही HCF आया, और यही वर्गाकार टाइल्स की क्या गया, माप आ गया। और वर्ग की दोनों भुजा बराबर होती है, तो 79 लंबाई और 79 चौड़ाई, यानी यहाँ पे लिख देंगे कि लिखेंगे अतः वर्गाकार, वर्गाकार टाइल्स की माप बराबर, वर्गाकार टाइल्स की माप क्या हो जाएगा, वर्गाकार टाइल्स की जो माप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 79, और मीटर में था तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से एकदम देखिए हूबहू आपको इसी तरह से एग्जाम में आपको बनानी है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है एकदम। इसमें क्या, वर्गाकार टाइल्स की माप निकालना था, उसमें आपको संख्या निकालना है, यहां तक उसमें भी करेंगे अगले क्वेश्चन में। और वर्गाकार टाइल्स की क्या निकालना, संख्या। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एकदम उसी तरह से क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि आयताकार फर्श की लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया हुआ कितना, 8 मीटर 32 सेंटीमीटर की चौड़ाई दिया हुआ है। तो कहता आयताकार फर्श पे कितने टाइल्स लगाए जाते हैं, लगाए जा सकते हैं, टाइल्स की क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल,
क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया, क्या दिया हुआ है? आयताकार फर्श की, आयताकार फर्श की लंबाई कितना दिया प्यारे बच्चों? लंबाई 16 मीटर 58 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, इसको एकदम बदल लेते हैं। किसमें? सेंटीमीटर में। तो 16 मीटर 58 सेंटीमीटर को बदलिएगा तो 16 गुना 100 और प्लस में 58, यानी कि आपका हो जाएगा 1658 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 1658 सेंटीमीटर। ठीक है। और आयताकार फर्श की चौड़ाई कितना दिया हुआ है? आयताकार फर्श की चौड़ाई कितना दिया हुआ है? चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। जब इसको चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 832 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। अब क्या करना है? सबसे पहले तो आयताकार टाइल्स का माप निकालना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। पिछले वाले क्वेश्चन में आयताकार टाइल्स की क्या निकालना था? वर्गाकार टाइल्स की माप निकालना था। तो माप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का दोनों का एचसीएफ निकाल दिए थे। तो सबसे पहले वही काम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यही काम हम लोग करने वाले हैं। तो लिखेंगे, इसकी माप निकाल लेते हैं। वर्गाकार माप बराबर, वर्गाकार टाइल्स की माप के लिए क्या करेंगे? लिख देंगे 832 सेंटीमीटर तथा 1658 सेंटीमीटर का एचसीएफ है ना। तो आइए पहले इसको एचसीएफ निकालते हैं, है ना। एचसीएफ निकालने के लिए 832 से हम लोग क्या करेंगे? भाग लगाएंगे किसमें? 1658 में। देखते हैं, दो बार में तो नहीं लगेगा, क्योंकि 832 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1664, जबकि 1658 ही चाहिए। तो एक ही बार में लगाएंगे। कितना? 832। 8 में से 2 जगह 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 5 में से 3 जगह तो 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या? 16 में से 8 826 है ना। नेक्स्ट पोर्शन क्या है? नेक्स्ट वाला काम क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वाला काम फिर 826 से भागा देंगे किसमें? 832 में। 832 में एक बार में 826, यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। 826 से आपका क्या हो जाएगा? 6 ही बचेगा ना। एक मिनट 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे 1658। ठीक है, फिर एक बार में ये 6 बच गया। अब ये 6 से भाग लगेगा, 6 से भाग लगेगा किसमें? 826 में। 826 में कितना आएगा? थोड़ा देखिए, भाग लगा के देखते हैं कितना आएगा एक बार में। 8 में से 6 में से 8 में 6 गया 2, फिर यहाँ पे 22 है, 6 तिया 18 आ जाएगा ना, है ना। 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 46, 6 सते 42, यानी इसको थोड़ा सा ऊपर में करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर में। यहाँ पे आपका 42 में से 46 में 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 आपका शेष बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पुनः 4 से यहाँ पे काम करना। अब यहाँ पे 6 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, अब पुनः अब बार में 2 से भाग लगा देंगे किसमें? 2 दूना 4, ये पूरा का पूरा कट गया। यानी कि वर्गाकार टाइल्स की माप क्या आ जाएगी? वर्गाकार टाइल्स की जो माप आ जाएगी वो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है कि वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितना होगा, है ना। तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या बराबर हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना अपना? 1658 मीटर, और चौड़ाई कितना है? 832 सेंटीमीटर। और नीचे टाइल्स का माप कितना है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना 2। 2 से ये कितना बार में कटेगा 416 बार में, और 2 से ये कितना बार में कटेगा 829 बार में। यानी कि ओवरऑल 829 में 416 से गुना कर दीजिएगा, और गुना करने पर जो संख्या आएगा वही आपका टाइल्स की संख्या आ जाएगा। ठीक है, वो आपका उतना टाइल्स उस फर्श के ऊपर क्या होने वाला है, लगने वाला है। आप इसको गुना कर ले, 829 और 416 को गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आज का क्वेश्चन था। ठीक है, केसी सिन्हा का पहला 1.1 का जो चैप्टर पूरी तरह से एकदम आज फिनिश हो गया है। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, है कि नहीं। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर फिर आपका 3 है ना, ये क्वेश्चन नंबर फिर आपका 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, है ना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगा करके पढ़िए, है ना। थैंक यू वेरी मच।